नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन अपनी इस क्लास में वनडे एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग करने का काम करते हैं। करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चन आजकल, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी स्टेट का हो साथियों, या तो साथियों जैसे हम एसएससी की बात करें या तो सेंट्रल लेवल की बात करें साथियों, या तो स्टेट लेवल का कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, एक दिवसीय परीक्षाएं हों, उन सभी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के हर हाल में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जैसे एसएससी हुआ, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो जूनियर असिस्टेंट, या तो यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो साथियों, उन सभी एग्ज़ाम्स में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी अहम भूमिका रखते हैं। तो अपनी इस क्लास में साथियों हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए या इस समय किस एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आज के दौर में कैसे कैसे क्वेश्चनों को पुटअप किया जा रहा है, एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए साथियों हमारी यह क्लास प्रत्येक दिन करंट अफेयर की क्लास होती है, जिसमें हम लोग बिल्कुल अच्छे से विस्तृत के साथ साथियों करंट अफेयर की क्लास को करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो साथियों क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई स्वयं की नोट्स पॉइंट वाइज पॉइंट बनाया करिए, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। दूसरी जानकारी एक छोटी सी मैं देना चाहता हूं साथियों कि जो भी विद्यार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात यूपी टेट या तो सी टेट, जिसका एग्ज़ाम 31 जनवरी को होना है, एडमिट कार्ड अभी 2 दिन पहले आ गया है, या तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए भी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे 3 क्लासें प्रत्येक दिन दी जा रही हैं। एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की क्लास दी जाती है। दूसरी क्लास आप लोगों को दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास हिंदी की क्लास दी जाती है। इन दोनों का सिलेबस 90% समाप्त हो चुका है। तीसरी क्लास साथियों आप लोगों को दी जाती है सामाजिक विज्ञान के 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन ज्योग्राफी का पार्ट जो होता है साथियों, उसे आप लोगों को दी जाती है। तो 3-4 क्लासें प्रत्येक दिन आप लोगों को दी जाती हैं, जिसे भी आप लोग देखा करिए, काफ़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल अच्छे से थ्योरी के साथ क्लासें कराई जा रही हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज की हम लोगों के करंट अफेयर जो भी है उसे हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर साथियों एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड चल पड़ा है इस समय साथियों, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग अपनी इस क्लास में करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो आइए आज की सबसे पहली जानकारी, क्लासों को आप लोग शेयर भी कर दिया करिए साथियों, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपकी यह क्लासें पहुंच सकें, जिन्हें कि ऐसे क्लासों की सख्त आवश्यकता है। ठीक, तो आज की सबसे पहली जानकारी है साथियों कि केंद्रीय बजट 2021 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2021 1 फरवरी को पेश किया जाएगा साथियों, और यह बजट जो होगा यह पेपरलेस बजट होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि केंद्रीय बजट 2021 इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2021 केंद्रीय बजट 2021 इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2021 जो होगा साथियों, कौन सा केंद्रीय बजट 2021 जो होगा वह पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा, अर्थात पेपर रहित होगा, पेपर में नहीं रहेगा, वह पेपरलेस बजट होगा। ठीक साथियों,
केंद्रीय बजट 2021 इतिहास में पहली बार, यह साथियों इतिहास में पहली बार हो रहा है जबकि बजट को कैसे पेपरलेस बजट के तौर पे पेश किया जा रहा है, पेपरलेस बजट के हिसाब से पेश किया जाएगा। यह इतिहास में पहली बार है। क्या है यह? इतिहास में पहली बार है। संसद ने साथियों 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2021 मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पूरी तरीके से कागज़ रहित होने जा रहा है। यह साथियों केंद्रीय बजट 2021 जो होगा यह 1 फरवरी 2021 को पेश किया जाएगा। 1 फरवरी 2021 को यह केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। कोविड-19 एपिडेमिक के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण इस बजट को साथियों पूरी तरीके से कागज़ रहित कर दिया गया है। पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है? कागज़ रहित इस बजट को कर दिया गया। ठीक साथियों कहा गया कि आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा जब बजट की प्रति नहीं छपेगी। आज़ादी के बाद यह पहला मौका होगा साथियों जब बजट की कोई प्रति नहीं छपेगी। इस संबंध में केंद्र ने संसद के दोनों सदनों से अनुमति ले ली है। यह निर्णय कोविड-19 के संक्रमण के कारण लिया गया है क्योंकि करीब 100 कर्मचारी इस प्रक्रिया से जुड़े होते हैं जो बजट दस्तावेजों के प्रिंट होने, सील होने और बजट के दिन डिलीवर किए जाने तक करीब 15 दिन कैद रहते हैं। उन्हें बाहर जाने या किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती है। जब बजट बनता है साथियों, क्या होता है जब बजट बनता है तो उसमें लगभग 100 कर्मचारी बजट बनाने की प्रक्रिया में जुटते हैं और इस बजट के जो दस्तावेज होते हैं साथियों इन्हें प्रिंट होने में, सील होने में तथा बजट के दिन इन सभी दस्तावेजों को डिलीवर करने में तकरीबन 15 दिन 100 कर्मचारी कैद रहते हैं। 100 कर्मचारी 15 दिन कैद रहते हैं। उन्हें न कहीं आने दिया जाता है, न जाने दिया जाता है, न किसी से मिलना है, न किसी से जुलना है, न किसी से बातचीत करना है। तो 15 दिनों तक उन्हें पूरी तरीके से कैद रखा जाता है, जो कि कोविड-19 महामारी के कारण काफ़ी दिक्कत की बात है। इस वजह से पूरी तरीके से इसे क्या किया गया? पेपरलेस किया गया है। यह बजट जो होता है साथियों आमतौर पे मंत्रालय के प्रिंटिंग प्रेस में नॉर्थ ब्लॉक में छापे जाते हैं। इस वर्ष बजट में कथित तौर पे पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा अथवा इसे सीमित लोगों के साथ समारोह आयोजित किया जा सकेगा। हलवा समारोह की बात करें साथियों तो हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह का आयोजन होता है। इसे बजट से जुड़ी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। जो हलवा समारोह होता है साथियों इसे क्या किया जाता है? इसे बजट से जुड़ी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत माना जाता है, यह जो हलवा समारोह होता है। ठीक, अब साथियों अगर हम बात करें कि वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो साथियों निर्मला सीतारमण जी। कौन? निर्मला सीतारमण जी वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं। और साथियों वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री की बात करें, मामलों के राज्य मंत्री की अगर हम बात करें तो अनुराग सिंह ठाकुर। कौन? अनुराग सिंह ठाकुर वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। अनुराग सिंह ठाकुर, चूंकि वित्त मंत्रालय से संबंधित या वित्त बजट से संबंधित हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो यह भी हमें जानना चाहिए कि वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण जी और वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन है। इस बार जो 1 फरवरी को साथियों केंद्रीय बजट 2021 पेश किया जाएगा यह पूरी तरीके से क्या होगा? पेपरलेस होगा और यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है। ठीक साथियों
अगली जानकारी है कि मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने साथियों चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया। मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह ने, अगली इंफॉर्मेशन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने साथियों क्या किया, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री साथियों मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का क्या किया, उद्घाटन किया। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का क्या किया, उद्घाटन किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने माओ में, कहाँ, मणिपुर के माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह साथियों जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है यह माओ में मनाया जा रहा है, मणिपुर के माओ में मनाया जा रहा है। ठीक साथियों, और यह जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है यह इसका 4th एडिशन है। कौन सा 4th एडिशन है या चौथा संस्करण है? चौथा संस्करण है साथियों, या 4th एडिशन है। ठीक, यह चौथा संस्करण है। हालांकि वर्चुअल माध्यम से इसका मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। साथियों इस वर्ष प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी के कारण फेस्टिवल को सीमित करने का फैसला किया है। इस फेस्टिवल में माओ के सुरम्य परिदृश्य को सुंदर फूलों से लदी हुई चेरी के पेड़ों से सजाया गया है, जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। सुंदर चेरी ब्लॉसम फूलों से सजे माओ शहर के सुरम्य परिदृश्य को दर्शाने वाले फेस्टिवल को दोपहर 2 बजे से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। इसे दिखाने के लिए, जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जा रहा है साथियों, इसे दिखाने के लिए दोपहर के 2 बजे में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उस पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया था कि सभी लोग देख लें। क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया भर के लोग नहीं आ सके, सीमित दायरे में ही इसे रखा गया है, इस वजह से इसे लाइव प्रसारण किया गया, लाइव स्ट्रीमिंग किया गया, जिससे सभी लोग इसका आनंद की अनुभूति करें। मणिपुर के सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। मणिपुर के सेनापति जिले का जो माओ क्षेत्र है, सेनापति जिले का है साथियों, यह जो माओ क्षेत्र है यह कहाँ, मणिपुर के सेनापति जिले का, मणिपुर के सेनापति जिले का साथियों क्या है, माओ क्षेत्र है। यह किस लिए जाना जाता है, चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। एक पौधा जिसे जापान में लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है। एक पौधा है साथियों जिसे जापान में किस रूप से, लोकप्रिय रूप से सकुरा के रूप में जाना जाता है। जापान में साथियों लोकप्रिय रूप से किस नाम से, सकुरा नाम से, सकुरा नाम से जाना जाता है। सकुरा नाम से जाना जाता है, जापान में सकुरा नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है, यह एक पौधा होता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री साथियों मैंने आपको बताया कि एन वीरेंद्र सिंह हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। और राज्यपाल की बात करें साथियों तो नजमा हेपतुल्लाह। मणिपुर के अगर राज्यपाल की बात करें तो नजमा हेपतुल्लाह
नजमा हेपतुल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। चूँकि मणिपुर से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, तो मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। कौन है? एन बीरेन सिंह है। ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी है साथियों कि आरबीआई ने वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने क्या किया है साथियों? वसंत दाता नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि अभी हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस निरस्त किया है। ठीक, आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने साथियों वसंत दाता नगरी वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस, सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने साथियों वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र की स्थित साथियों वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया है। यह जो वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक है साथियों, यह महाराष्ट्र की है। कहाँ की? महाराष्ट्र की साथियों। यह क्या है? बैंक है, महाराष्ट्र की बैंक है। वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड को अब 11 जनवरी 2021 को कारोबार बंद होने के प्रभाव से जमा राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित बैंकिंग कार्य करने की अनुमति नहीं रहेगी। 11 जनवरी से साथियों यह जो क्या है लाइसेंस रद्द होने का प्रभाव है यह लागू रहेगा। कहाँ? 11 जनवरी से। 11 जनवरी से 2021 से जो वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक है यह किसी भी प्रकार के पैसे का लेन देन नहीं कर पाएगा, ना ही किसी भी प्रकार के पैसे का निकासी कर पाएगा, ना ही जमा कर पाएगा। किसी भी प्रकार के राशि के भुगतान और जमा की अदायगी सहित बैंकिंग कार्य में करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथियों आरबीआई ने महाराष्ट्र के सहकारी और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, सहकारिता और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया है कि वे बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। आरबीआई ने कहा साथियों कि जो महाराष्ट्र के सहकारिता और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार हैं उनसे इन्होंने अनुरोध किया कि बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। लाइसेंस रद्द करने और परिसीमापन की कार्रवाई शुरू होने के बाद अब क्या किया गया साथियों? DICGC अधिनियम 1961 के तहत वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड उस्मानाबाद महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक जमाकर्ता DICGC से 5 लाख रुपए तक की अपनी जमा राशि के पुनर्भुगतान का हकदार होगा। 5 लाख रुपए तक की धनराशि क्या करेगा? वो पुनर्भुगतान कर सकेगा। बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को DICGC से अपनी जमा राशि का पूर्ण भुगतान मिलेगा। 99% से अधिक जमाकर्ताओं को मिल जाएगा पैसा। ठीक साथियों, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले आप जानिए DICGI क्या होता है साथियों। DG, इसे मैं मिटाता हूँ। इससे संबंधित हम और जानकारी दे रहे हैं आपको डिटेल में।
सबसे पहले हम जानेंगे कि DICGC क्या होता है। DICGC तो इसके फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो इसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। DICGI का फुल फॉर्म होगा साथियों डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक, ये क्या होगा? DICGI अधिनियम 1961 के तहत इसे साथियों क्या किया गया, यह प्रक्रिया निर्धारित किया गया। अब साथियों अगर हम बात करें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना साथियों 1978 में किया गया। इसकी स्थापना साथियों कब किया गया? इसकी स्थापना साथियों 1978 में किया गया। किसकी? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना 1978 में किया गया। ठीक साथियों, अब हम बात करें कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है साथियों। इसके अगर हम चेयरमैन की बात करें, इसके हम चेयरमैन की अगर बात करें साथियों तो इसके चेयरमैन कौन होंगे, तो इसके चेयरमैन होंगे माइकल देवव्रत पात्रा। डिप्टी गवर्नर RBI की जो है साथियों वो माइकल देवव्रत पात्रा जी जो हैं, माइकल देवव्रत पात्रा जी जो हैं साथियों ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। और ये साथियों माइकल देवव्रत पात्रा की अगर हम बात करें तो ये RBI के RBI के डिप्टी गवर्नर भी हैं। किसके? RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। माइकल देवव्रत पात्रा इसके चेयरमैन तो है ही हैं, साथ ही साथ ये RBI के डिप्टी गवर्नर भी हैं। डिप्टी गवर्नर भी हैं साथियों किसके? RBI के माइकल देवव्रत पात्रा। अब साथियों हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का मुख्यालय अगर हम बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ? मुंबई महाराष्ट्र में इसका क्या है साथियों? इसका मुख्यालय है। अब आगे हम बात करें साथियों RBI की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसकी? RBI की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो RBI के भी बारे में हम जान लेते हैं कि RBI का मुख्यालय कहाँ है। RBI का मुख्यालय साथियों कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में RBI का मुख्यालय है। और साथियों अगर हम बात करें कि RBI की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई। ठीक, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। अब साथियों अगर हम RBI के अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के साथियों अगर गवर्नर की बात करें तो इसके गवर्नर RBI के साथियों अगर हम गवर्नर की बात करें अर्थात गवर्नर तो शक्तिकांत दास साथियों RBI के गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अगर डिप्टी गवर्नर की बात करें साथियों तो 4 लोग इसके डिप्टी गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 लोग डिप्टी गवर्नर हैं। RBI के भारतीय
रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। 4 डिप्टी गवर्नर हैं। कौन कौन लोग हैं साथियों? विभू प्रसाद कानूनगो, विभू प्रसाद कानूनगो, विभू प्रसाद कानूनगो। दूसरे नंबर पे बात करें तो हैं साथियों महेश कुमार जैन, महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन साथियों कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। और दूसरे नंबर पे हैं साथियों, तीसरे नंबर पे सॉरी, एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव साथियों कौन है? ये भी डिप्टी गवर्नर है। और चौथे नंबर पे और अंतिम है साथियों, मैंने बताया था माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा, माइकल देवव्रत पात्रा साथियों क्या है? ये भी 4 लोग। भारतीय रिजर्व बैंक के 4 डिप्टी गवर्नर हैं साथियों, विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। ये 4 भारतीय रिजर्व बैंक के क्या हैं? डिप्टी गवर्नर हैं। और अगर गवर्नर की बात करें साथियों, गवर्नर की बात करें भारतीय रिजर्व बैंक के, तो शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के क्या हैं? गवर्नर हैं। आरबीआई के अगर भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना की बात करें साथियों तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। अब आज साथियों हम DICGI की बात करें, अर्थात डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई। इसके चेयरमैन साथियों माइकल देवव्रत पात्रा हैं, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। इसका भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक साथियों, इसका भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये संबंधित जानकारी थी। अगली जानकारी है साथियों कि आरबीआई ने डॉएस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के चलते 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगली इंफॉर्मेशन है आरबीआई की कार्रवाई। ये सारे क्वेश्चन साथियों जो भी विद्यार्थी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो भी विद्यार्थी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक, अगली इंफॉर्मेशन है कि आरबीआई ने डॉएस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉएस बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के पर नियमों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। क्या किया साथियों? आरबीआई ने कौन सी बैंक? डॉएस बैंक पर साथियों नियमों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 2 करोड़ रुपए का क्या लगाया साथियों? जुर्माना लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने जमा पर ब्याज दर से संबंधित निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन करने पर डॉएस बैंक एजी, कौन सा? डॉएस बैंक एजी इसका पूरा नाम है साथियों। बैंक एजी, डॉएस बैंक एजी साथियों इसका पूरा नाम है। इस पे 2 करोड़ रुपए का आरबीआई ने जुर्माना लगाया। किस पे? ब्याज दर से संबंधित जो निर्देश और कुछ प्रावधान थे उसका साथियों क्या? उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रिजर्व बैंक ने कहा साथियों कि 31 मार्च 2019 को ड्यूश बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण और रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट
में पाया गया कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 का अनुपालन नहीं किया। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन की कमियों पर आधारित थी और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की वैधता पर निर्णय सुनाना नहीं था। इसमें कहा गया साथियों कि ये जो कार्रवाई की गई यह विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित थी। विनियामक कमियां जो थी मतलब जो आरबीआई का इंस्ट्रक्शन था, निर्देश था साथियों, उसके अनुसार जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई नहीं किया गया। और यह इसका मुख्य उद्देश्य यह था साथियों कि बैंक द्वारा जो भी बैंक के ग्राहक थे उन ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेन देन या समझौते की जो वैधता है उस पर निर्णय सुनाना नहीं था। ठीक, यह इसका क्या था, मुख्य रीजन था। अब अगर साथियों हम ड्यूश बैंक के सीईओ की बात करें, किसके, ड्यूश बैंक के सीईओ की बात करें साथियों, ड्यूश बैंक के अगर हम सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो क्रिश्चियन सेविंग ड्यूश बैंक के क्या हैं, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्थात मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। और ड्यूश बैंक के अगर मुख्यालय की बात करें साथियों तो यह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट, इसका अगर मुख्यालय की बात करें साथियों तो इसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट जर्मनी के साथियों फ्रैंकफर्ट शहर में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना साथियों 10 मार्च 1870 को की गई थी। ड्यूश बैंक की अगर स्थापना की बात करें तो 10 मार्च 1870 को इसकी स्थापना किया गया। 10 मार्च 1870 को साथियों ड्यूश बैंक के स्थापना किया गया। इसका मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में है। और इसके सीईओ की बात करें साथियों तो क्रिश्चियन सेविंग इसके साथियों क्या हैं, इसके सीईओ हैं। इसी बैंक पे, कौन सी, ड्यूश बैंक पे साथियों नियमों का उल्लंघन करने पर, ब्याज दरों के नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक साथियों, अगली इंफॉर्मेशन है कि दिसंबर में भारत की खुदरा मुद्रा स्थिति घटकर 4.59 हो गई है। दिसंबर में साथियों जो भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति है वह घटकर कितनी हो गई है, 4.59% हो गई है। ठीक, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, 1 लाइनर टाइप का। अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि डॉक्टर अजय कुमार ने 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता किया है। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। डॉक्टर अजय कुमार ने, अगली इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर अजय कुमार ने 13वीं भारत वियतनाम सुरक्षा वार्ता, 13वीं भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की संयुक्त अध्यक्षता की है। संयुक्त अध्यक्षता की है।
साथियों डॉक्टर अजय कुमार ने 13वीं कौन सी भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा वार्ता की क्या संयुक्त अध्यक्षता किया है? कौन किया है संयुक्त अध्यक्षता साथियों? डॉक्टर अजय कुमार ने। भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा संवाद का 13वां संस्करण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। 13वां संस्करण साथियों भारत वियतनाम रक्षा सुरक्षा जो वार्तालाप है, यह कौन सा 13वां संस्करण डॉक्टर अजय कुमार 13वें संस्करण की साथियों अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार ने किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सह अध्यक्षता भारत की ओर से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और वियतनाम की ओर से साथियों इसकी अगर अध्यक्षता की बात करें तो भारत की तरफ से कौन किया? भारत की तरफ से डॉक्टर अजय कुमार ने किया। और अगर वियतनाम की तरफ से बात करें तो यहाँ के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल गु एन चिन विन, यहाँ वियतनाम की तरफ से साथियों उप रक्षा मंत्री वियतनाम के उप रक्षा मंत्री क्या नाम है इनका? लेफ्टिनेंट जनरल गु एन चिन विन। साथियों इस अध्यक्षता की बात करें तो भारत की तरफ से 13वीं ये जो साथियों संस्करण आयोजित किया गया, इसमें भारत की तरफ से साथियों डॉक्टर अजय कुमार ने इसकी अध्यक्षता किया। लेकिन अगर वियतनाम की तरफ से बात करें तो वियतनाम के जो उप रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गु एन चिन विन, इन्होंने क्या किया? वियतनाम की तरफ से इसकी अध्यक्षता किया। वर्चुअल रूप से आयोजित इस बैठक में दोनों ने कोविड-19 महामारी के कारण सीमित हो गए अवसरों के बावजूद मौजूदा रक्षा सहयोग की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गु एन जुआन फुक के बीच दिसंबर 2020 में संपन्न हुई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरूप तैयार की गई कार्य योजना पर विचार विमर्श भी इन्होंने किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए की गई विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सशस्त्र बलों के बीच आगे सहयोग बढ़ाने के लिए भी साथियों इन्होंने प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों देशों ने साथियों इस बात पर सहमत हुए कि हाल के दिनों में दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी सहयोग के उल्लेखनीय प्रगति किया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में और भी अधिक सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। हम लोग और भी सहयोग के लिए क्या रहेंगे? तत्पर रहेंगे। ठीक साथियों, ये बातें किया गया। ठीक, वर्चुअल माध्यम से साथियों यह अध्यक्षता किया गया। अब इसमें साथियों अगर हम वियतनाम के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें साथियों, वियतनाम के प्रधानमंत्री गु एन जुआन फुक साथियों वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। और अगर वियतनाम की राजधानी की बात करें साथियों, यहाँ की राजधानी की बात करें, वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई यहाँ की राजधानी है। हनोई वियतनाम की राजधानी है साथियों। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो वियतनामी डोंग। वियतनाम की साथियों अगर मुद्रा अर्थात करेंसी की बात करें तो वियतनामी क्या है? डोंग। वियतनामी डोंग क्या है? वियतनाम की मुद्रा है। और यहाँ के अगर साथियों प्रधानमंत्री की बात करें तो गु एन जुआन फुक, मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया। ठीक साथियों, मैंने आपको जानकारी दिया। ये साथियों क्या हुई? संयुक्त अध्यक्षता किया गया भारत वियतनाम के बीच रक्षा सुरक्षा वार्ता से संबंधित।
अगली इंफॉर्मेशन है साथियों कि भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को कोवैक्सीन देने के लिए प्रीसिया मेडिकमेंटस के साथ समझौता किया। किसके साथ साथियों? प्रीसिया मेडिकमेंटस के साथ समझौता किया। कौन? भारत बायोटेक ने। अगली इंफॉर्मेशन है, यह भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को कोवैक्सीन देने के लिए भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को कोवैक्सीन देने के लिए प्रीसिया मेडिकमेंटस के साथ क्या किया साथियों? प्रीसिया मेडिकमेंटस के साथ समझौता किया। भारत बायोटेक ने साथियों ब्राज़ील को कोवैक्सीन देने के लिए प्रीसिया मेडिकमेंटस के साथ क्या किया साथियों? समझौता करने का काम किया। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेगा कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन कौन से देश को, आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत बायोटेक ने कौन से देश को कोवैक्सीन उपलब्ध कराई, तो यहाँ आपको ब्राज़ील आंसर देना पड़ेगा। और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को कोवैक्सीन देने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो यहाँ आपको आंसर देना पड़ेगा प्रीसिया मेडिकमेंटस के साथ। ठीक, प्रीसिया मेडिकमेंटस के साथ साथियों क्या किया? समझौता किया। भारत बायोटेक ने ब्राज़ील को भारत में निर्मित कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए यहाँ मैं प्रीसिया लिख दिया साथियों, यहाँ प्रीसिसा इसका नाम होगा। प्रीसिसा मेडिकमेंटस के साथ साथियों क्या किया? समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ब्राज़ील सरकार द्वारा प्रत्यक्ष खरीद के माध्यम से कोवैक्सीन की आपूर्ति को सार्वजनिक बाजार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड-19 के लिए बनाई गई भारत की पहले स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के निर्यात पर चर्चा करने के लिए प्रीसिसा मेडिकमेंटस की एक टीम ने पिछले सप्ताह जिनोम घाटी में भारत बायोटेक की सुविधा केंद्र का दौरा किया। कहाँ? प्रीसिसा मेडिकमेंटस की एक टीम है साथियों जो पिछले सप्ताह जिमोना घाटी में भारत बायोटेक की सुविधा का क्या किया? दौरा करने का काम किया। ठीक, अब अगर हम बात करें साथियों कि भारत बायोटेक की स्थापना की गई, चूँकि भारत बायोटेक की हम यहाँ बात कर रहे हैं, भारत बायोटेक की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना साथियों 1996 में की गई। भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में की गई। इसका मुख्यालय साथियों हैदराबाद में है। इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। और साथियों अगर हम इसके कार्यकारी निदेशक की बात करें तो डॉक्टर वी कृष्णा मोहन इसके कार्यकारी निदेशक की बात करें, कार्यकारी निदेशक की अगर हम बात करें साथियों तो डॉक्टर वी कृष्णा मोहन
डॉक्टर वी कृष्णा मोहन साथियों कार्यकारी निदेशक हैं किसके, भारत बायोटेक के। और साथियों अगर यहाँ के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में है भारत बायोटेक का, और इसकी स्थापना 1996 में किया गया। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन की बात करें साथियों तो अगली इन्फॉर्मेशन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में मैं भी और विस्तृत जानकारी इससे देता हूं, पहले आप इतना लिखिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 85वां स्थान मिला। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा 85वां स्थान मिला, भारत को कौन सा साथियों 85वां स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में मिला। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 किया गया। किसके द्वारा साथियों यह जारी किया जाता है, यह हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा साथियों यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया जाता है। यह साथियों जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। ये जो साथियों जारी किया जाता है यह कौन से आंकड़ों से प्राप्त जानकारी होती है साथियों, जिससे प्राप्त जानकारी के आधार पर होता है, तो यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा साथियों यह क्या होता है, इस पे आधारित होता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पे आधारित यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 होता है, जो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 होता है यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पे आधारित होता है, लेकिन यह जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो यह हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा क्या होता है, जारी किया जाता है। नवीनतम पासपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक की वीज़ा फ्री स्कोर 58 के साथ साथियों भारत की 110 देशों में से 85वें स्थान पे है। 110 देशों में अगर बात करें तो यह कौन से स्थान पे है, भारत का कौन सा स्थान है साथियों, तो भारत का इसमें 85वां स्थान है, भारत का 85वां स्थान। यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकता है। जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर रहा। जापान इस सूची में साथियों पहले स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत 85वें स्थान पे है, लेकिन अगर जापान की बात करें तो जापान इसमें शीर्ष स्थान पे है, अर्थात पहले स्थान पे है, शीर्ष स्थान पर है। कौन है जिस शीर्ष स्थान पे साथियों, जापान है, और 85वें स्थान पे भारत है। जापानी नागरिक 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरे स्थान पे सिंगापुर है जो कि 190 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। तीसरे स्थान पे साथियों कौन है, जर्मनी और दक्षिण कोरिया है जो कि 189 देशों में बिना वीज़ा के जा सकता है। लेकिन भारत जो है यह सिर्फ 85 देशों में ही बिना वीज़ा के ही अपनी यात्रा कर सकता है। इस सूची में अगर बात करें साथियों तो सीरिया, इराक और अफगानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाला देश है, जिनका क्रम साथियों सीरिया की अगर बात करें तो यह सिर्फ 29 देश में, इराक की बात करें तो सिर्फ 28 देश में, और अफगानिस्तान की बात करें तो यह सिर्फ 26 देशों में ही बिना वीज़ा पासपोर्ट के क्या कर सकते हैं,
यात्रा कर सकते हैं। ठीक साथियों, अब अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें साथियों, तो इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, इसका मुख्यालय कनाडा के कौन से शहर में, मॉन्ट्रियल शहर में, मॉन्ट्रियल शहर कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय है। और साथियों इसके अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को की गई। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की स्थापना की गई। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इसके लीडर की बात करें साथियों, तो विलियम एम वॉल्श इसके लीडर हैं। इसके लीडर कौन है साथियों, इसके लीडर की बात करें तो विलियम एम वॉल्श इसके क्या हैं, लीडर हैं। विलियम एम्स वॉल्श इसके क्या हैं, लीडर हैं। और साथियों अगर हेनली एंड पार्टनर्स के अगर मुख्यालय की बात करें, हेनली एंड पार्टनर्स, ठीक साथियों, इसके अगर मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय साथियों यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में है। लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथियों लंदन शहर में किसका, हेनली एंड पार्टनर्स का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1997 में किया गया। इसकी स्थापना 1997 में इसकी स्थापना किया गया। और साथियों इसके अध्यक्ष की बात करें, किसके, हेनली एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष की बात करें तो क्रिश्चियन कॉलिन इसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष क्रिश्चियन कॉलिन साथियों हेनली एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष हैं। और इसके अगर सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो ज्यूगर स्टीफन, इसके साथियों सीईओ की बात करें तो ज्यूगर स्टीफन साथियों इसके सीईओ हैं। किसके, हेनली एंड पार्टनर्स के। फिर से सुनिए साथियों, हेनली पार्टनर्स इंडेक्स 2021, ठीक साथियों, ये साथियों इसे हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। यह इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पे आधारित होता है साथियों कि कौन से देश कितने देशों में अपने यात्रा बिना वीज़ा के कर सकते हैं। तो इसमें साथियों जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, इसमें साथियों भारत का 85वां स्थान है। अर्थात भारत ऐसा देश है जो कि 85 देशों में बिना वीज़ा के क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है। इसमें साथियों इस सूची में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की सूची में हम बात करें तो जापान शीर्ष स्थान पे है, अर्थात जापान पहले नंबर पे है। ठीक, दूसरी बात अगर हम बात करें साथियों कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अगर मुख्यालय की बात करें तो यह कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को किया गया और इसके लीडर हैं विलियम एम वॉल्श इसके क्या हैं, इसके लीडर हैं। अब साथियों अगर हम हेनली एंड पार्टनर्स की बात करें तो हेनली एंड पार्टनर्स यह है जो कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी करती है। इसके साथियों अगर मुख्यालय की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में इसका मुख्यालय है। हेनली एंड पार्टनर्स की स्थापना 1997 में किया गया और इसके अध्यक्ष क्रिश्चियन कॉलिन इसके अध्यक्ष हैं। और सीईओ की बात करें तो ज्यूगर स्टीफन इसके क्या हैं, सीईओ हैं। ज्यूगर स्टीफन इसके सीईओ हैं। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली इन्फॉर्मेशन की हम बात करें साथियों तो फ्रांस ने क्या किया है, फ्रांस ने वन प्लेनेट समिट का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया है। फ्रांस ने चौथे वन प्लेनेट समिट का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया है। एक जरूरी इन्फॉर्मेशन और है, हम लोग कहते हैं उसे
इंफॉर्मेशन क्या है साथियों कि फ्रांस ने वर्चुअली चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है। क्या है साथियों, फ्रांस ने क्या किया है, वर्चुअली चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया। फ्रांस ने चौथी वन प्लेनेट समिट का क्या किया, आयोजन किया। फ्रांस सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथी वन प्लेनेट समिट का साथियों फ्रांस ने वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया। इसके उद्देश्य की बात करें साथियों तो इसका उद्देश्य है कि विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। इसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की क्या करना साथियों, रक्षा करना। इसका क्या है मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व की जो जैव विविधता है इसकी रक्षा करना ही फ्रांस की रक्षा करना, यह वन प्लेनेट समिट का क्या है मुख्य उद्देश्य है। यह साथियों फ्रांस ने वर्चुअल माध्यम से चौथे संस्करण को इसका आयोजन किया। चौथे संस्करण का इसका क्या किया, आयोजन किया। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन साथियों संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। इसका साथियों आयोजन किसके सहयोग से, संयुक्त राष्ट्र और साथियों विश्व बैंक के सहयोग से। किसके बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से। विश्व बैंक के सहयोग से साथियों इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। और साथियों इस शिखर सम्मेलन के अगर मुख्य विषय की बात करें तो ये जो साथियों जो शिखर सम्मेलन था, चौथा एडिशन जो था, इसके अगर मुख्य सब्जेक्ट की बात करें, इसके अगर मुख्य विषय की बात करें तो इसका विषय था साथियों लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। फॉर नेचर साथियों इसका मुख्य सब्जेक्ट था। मुख्य सब्जेक्ट इसका क्या था, लेट इज एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर क्या था, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर इसका मुख्य सब्जेक्ट था, जो इसका फोर्थ एडिशन था। किसका, वन प्लेनेट समिट का। ठीक साथियों, इसका साथियों उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। इसके साथियों अगर उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन कौन किया साथियों, अगर हम बात करें तो इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इनका क्या नाम है साथियों, एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस ने साथियों इसका क्या किया, उद्घाटन किया, जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। क्या है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव तथा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। इस दौरान साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति यह भी उपस्थित रहे। साथ ही साथ विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष
डेविड मालपास, ये 3 लोग साथियों वन प्लेनेट समिट जो जिसका उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना, इसका उद्घाटन किया। कौन कौन किया साथियों? इसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किया। साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी उपस्थित रहे। उसके बाद विश्व बैंक समूह के जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, ये 3 लोग साथियों, ये सभी 3 लोग साथियों इसका वन प्लेनेट समिट का क्या किया? उद्घाटन करने का काम किया। ठीक साथियों, इसका उद्घाटन करने का काम किया। अब अगर फ्रांस की बात हो रही साथियों, तो फ्रांस की अगर राजधानी की बात करें, किसकी? फ्रांस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो फ्रांस की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी साथियों क्या होगी? इसकी राजधानी पेरिस होगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और साथियों यहाँ के अगर राष्ट्रपति की बात करें तो मैंने आपको बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जी हैं। और यहाँ के अगर प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो जीन कैस्टेक्स प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है जीन कैस्टेक्स क्या है? यहाँ के फ्रांस के राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ के फ्रांस की अगर मुद्रा की बात करें साथियों तो फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स हैं और यहाँ की फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन जी फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और ये तीनों लोग संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास, ये तीनों लोगों ने वन प्लेनेट समिट का उद्घाटन किया, जिसका सब्जेक्ट था साथियों लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। और इसका मुख्य उद्देश्य साथियों के विश्व की जो जैव विविधता है इसका रक्षा करना मुख्य उद्देश्य है। ठीक साथियों, ये आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों। आज की हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे कि हम लोगों ने करने का काम किया। ठीक साथियों, जिसे कि हम लोगों ने करने का काम किया। ठीक, तो साथियों आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपका यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पहुंचकर ऐसी क्लासों की सुविधा उन विद्यार्थियों को भी दे सके जिन्हें कि ऐसी क्लासों की सख्त आवश्यकता है। आपकी जो भी सोशल मीडिया पैट है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, प्रत्येक जगह क्लासों को शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक यह क्लासें पहुँच सके। ठीक साथियों, तो ठीक है, फिर क्लास को हम ओवर करते हैं और फिर आप प्रॉपर अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। प्रॉपर अपनी नोट्स बनाते रहिए, उससे पॉइंट वाइज पॉइंट, उससे क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी। ठीक साथियों, फिर ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।